और मोटा लिखो। थोड़ा मोटा मोटा लिख दो, अब तो पूरा दिखाई दे रहा है। अब लिखो। देखिए बिल्कुल सही दिख रहा है। इंट्रोडक्शन ये दिखाई दे रहा है आपको। इसको छोड़ो ना, इसको क्यों पकड़ रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये सर, चालू ये है? एकदम पहले वाला भी दिखाई दे रहा चालू है। होती है? हाँ चल रही है। हाँ, तो देखिए आज हम आपको जो नया टॉपिक है वो समझा रहे हैं क्लोन। कल मैंने आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन समझाया था। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि क्लोन किसे कहते हैं। क्लोन का मतलब ध्यान दीजिए, ऐसे दो या दो से अधिक जीव जो आकारिकी और आनुवांशिकी मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सेम ऑर्गेनिज्म क्लोन कहलाते हैं। ऐसे जीव जो आकारिकी और आनुवांशिक रूप से समान होते हैं वे आपस में एक दूसरे के क्लोन कहलाते हैं। और क्लोन की उत्पत्ति नेचुरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू यानी अलैंगिक जनन के द्वारा क्लोन की उत्पत्ति होती है। तो ये क्लोन की परिभाषा हुई। दोबारा सुन लें, आकारिकी और आनुवांशिक दृष्टि से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। इनकी उत्पत्ति अलैंगिक जनन के द्वारा होती है। समसूत्री विभाजन के द्वारा भी इनकी उत्पत्ति हो सकती है। ये एक छोटा सा प्रश्न है, कल मैंने आपको पढ़ाया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है। अब ये प्रश्न दूसरी तरीके से उठ रहा है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में श्रेष्ठ जनन कौन सा है और क्यों है। श्रेष्ठ जनन कौन सा है और क्यों है। तो इस प्रश्न को मैंने कॉपी में लिखा रखा है नोट्स के अंदर, उसमें समझा रखा है। फिर भी मैं आपको वर्बली यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन ज्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि लैंगिक जनन के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें डिफरेंशिएशन विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताएं जीवों को अपनी बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार जीवित रहने में हेल्प करती है। दोबारा ध्यान दो, लैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताएं जीवों के उत्तरजीविता में सहायक होती हैं। इसलिए अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो ये हमने आपको दो टॉपिक क्लियर कराए। अभी इसके अंतर्गत आज मैं जो स्पेशली जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और जीवों में इसकी कितनी कितनी विधियां होती हैं। तो ध्यान दीजिए, आज हम बात करेंगे केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन की। तो ध्यान दो, अलैंगिक जनन कल परिभाषा बताई थी, दोबारा मैं आपको बता देता हूं। वह प्रक्रिया जिसमें नए जीव की उत्पत्ति केवल एक जनक से, केवल एक जनक से बिना अर्धसूत्री विभाजन, बिना अर्धसूत्री विभाजन व बिना निषेचन के वह प्रक्रिया जिसमें नए जीव की उत्पत्ति केवल एक जनक से बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना निषेचन की होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है जो मैंने कल आपको बताई थी। ना तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ना इसमें निषेचन होता है और केवल एक ही पेरेंट्स भाग लेता है और उसी सिंगल पेरेंट से नए जीव की उत्पत्ति होती है।
अब प्रश्न ये आता है इसकी विधियां क्या है। तो अब ये विधियों के विषय में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां। तो ध्यान दीजिए, इन सब में सबसे पहले जो विधि है वो आती है द्विविखंडन। द्विविखंडन विधि। ध्यान दो, जितने भी सरलतम जीव होते हैं, एक कोशिक जीव होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकेरियोटिक हो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिक जीव। कौन से? एक कोशिक जीव। एक कोशिक जीवों में अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल फेवरेबल कंडीशंस, सभी एक कोशिक सरलतम जीव अनुकूल परिस्थितियों में द्विविखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। यही विधि है सामान्यतः, इसी विधि के द्वारा ये सभी जीव अलैंगिक जनन करते हैं। इसमें ये जो द्विविखंडन है, इसमें सामान्य समसूत्री वर्ग होता है। सामान्य समसूत्री वर्ग। सामान्य समसूत्री वर्ग होता है। इसमें जो पेरेंट्स है, जैसे ये पेरेंट है, अगर इसमें केंद्रक है तो यूकेरियोटिक है, नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। इस एक केंद्रक, एक कोशिक जीव से जो है सामान्य समसूत्री विभाजन के द्वारा इसका विभाजन होगा और एक से दो ऑफस्प्रिंग या दो संततियां बन जाएंगी। एक जनक से, एक कोशिक जनक से सामान्य समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नए जीवों के बनने की प्रक्रिया द्विविखंडन कहलाती है। ये सभी जीवों में समान रूप से होती है। सभी सरल जीव जो एक कोशिक है वो अनुकूल परिस्थितियों में इसी विधि के द्वारा जनन करते हैं, वो भी केवल अलैंगिक जनन। ओके, दूसरी विधि जो है वो है खंडन, विखंडन। ध्यान दो, दूसरी विधि की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी विधि है विखंडन। इसमें यह भी एक कोशिक जीव में होता है, एक कोशिक जीव। एक कोशिक जीवों में विखंडन या इसको बहुखंडन बोलेंगे, बहुखंडन। ज्यादातर ये बढ़िया है, एक कोशिक जीवों में होता है। हमने द्विविखंडन लिखा था, वो तो बताया था मैंने, एक कोशिक जीवों में अनुकूल परिस्थितियों में। और ये विधि अपनाई जाती है प्रतिकूल परिस्थिति, अनफेवरेबल कंडीशंस, प्रतिकूल परिस्थितियों में। प्रतिकूल परिस्थितियों में इसमें क्या होता है, जो एक कोशिक जीव है, ये एक कोशिक जीव है, जनक है, ये पेरेंट्स है, जनक। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने चारों तरफ एक मोटी पुटिका या सिस्ट का निर्माण करता है। ये मोटी पुटिका बन जाती है, ये पुटिका कहलाता है, पुटिका या सिस्ट, जो प्रतिकूल परिस्थितियों से इसकी सुरक्षा करता है। और इसका जो केंद्रक है वो फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन, मुक्त केंद्रकीय विभाजन के द्वारा, इसके अंदर पहले केंद्र का मुक्त विभाजन होता है और एक केंद्र से अनेक उत्तरी केंद्रक इसके अंदर बन जाता है। इस प्रकार से अनेक
पुत्री केंद्र बन जाएंगे। पहले मुक्त केंद्र विभाजन होगा, उसके बाद प्रत्येक केंद्र के चारों तरफ कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है और कोशिका द्रव्य विभाजन होने से छोटी छोटी कोशिका बन जाती है। ध्यान दीजिए, ये मोटी पुटी का यह सिस्ट है, ये सिस्ट है जो प्रतिकूल परिस्थितियों से इसकी सुरक्षा करता है। इसके अंदर छोटी छोटी एक एक केंद्र से जुड़ी कोशिकाएं बन जाएंगी जिनको संतति कहते हैं। इस प्रकार से एक कोशिका के अंदर, एक जनक कोशिका के अंदर अनेक पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं, या अनेक पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। ओके, पहले मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर यह पुटिका फट जाती है और इससे संतति जीव मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से अपना विकास करके नए जीव का निर्माण करते हैं। तो ये बहुखंडन विधि कहलाती है, जो एक कोशिक जीवों में होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। इसमें जो जनक कोशिका है वो अपने चारों तरफ मोटी पुटिका बना लेती है प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए। उसके बाद इसका जो केंद्र है वो मुक्त केंद्र के विभाजन द्वारा अनेक पुत्री केंद्र बनाता है। पुत्री केंद्र बन जाने के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होने से इसके अंदर जनक कोशिका के अंदर अनेक छोटी छोटी संतति पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुटिका फट जाती है और ये सभी संतति कोशिकाएं मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करती है। तो ये था बहुखंडन विधि। एक आता है तीसरा जो स्टेप है, खंडन। देखिए, बहुखंडन और द्विविखंडन ये एक कोशिक जीवों में होता है। द्विविखंडन होता है अनुकूल परिस्थितियों में, बहुखंडन होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में। और जो खंडन है ये तंतु रूपी बहुकोशिक जीवों में होता है। तंतु रूपी बहुकोशिक मल्टीसेलुलर व तंतु रूपी बहुकोशिक व सरल जीवों में होता है। यांत्रिक कारणों से, किससे? यांत्रिक कारणों से। अब इसको मैं आपको छोटे से रूप में समझाऊंगा। जैसे स्पाइरोगाइरा एक तंतु रूपी शैवाल है। ये तंतु रूपी शैवाल जो है, ये तंतु रूपी शैवाल है तो बहुकोशिक लेकिन सरल जीव है, क्योंकि इसकी सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। कोशिकाओं में कोई स्पष्ट विभेदन नहीं होता है। अब ये पानी में तैरती हुई स्पाइरोगोरा तंतु रूपी जो शैवाल है वो किसी कारण से टुकड़ों में टूट गई। एक टुकड़ा ही टूट गया, एक टुकड़ा टूट गया, दूसरा टुकड़ा ये रहा। अब ये दोनों टुकड़े विकास करके संतति स्पाइरोगोरा बना लेंगे। इस विधि को खंडन विधि कहा जाता है। इस प्रकार का विधि से अलैंगिक जनन जो होता है वो तंतु रूपी बहुकोशिक सरल जीवों में होता है, जैसे कि स्पाइरोगाइरा शैवाल, जैसे कि फंजाई कवक तंतु, उनमें भी खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ध्यान दीजिए आगे, ये तीन विधियां हो गई। चौथी विधि के विषय में पढ़ाया जाए आपको तो ध्यान दो, चौथी विधि है बडिंग या मुकुलन। मुकुलन एक ऐसी विधि है अलैंगिक जनन की जो एक कोशिक जीवों में भी होती है और बहुकोशिक जीवों में भी होती है। मुकुलन, ध्यान दो, मुकुलन जो है वो एक कोशिक जीवों में भी होता है और बहुकोशिक जीवों में भी होता है। ध्यान दो, चौथा मेथड जो आता है आपका वो है मुकुलन। ये जो विधि है एक कोशिक व बहुकोशिक जीवों में होता है। बहुकोशिक जीवों, लेकिन ये जो बहुकोशिक जीव होंगे वो सरल जीव होंगे। ये तो यहां लिखा सकते हैं हम सरल बहुकोशिक जीव। ठीक है, एक कोशिक व सरल बहुकोशिक जीवों में इस विधि द्वारा जो होता है
इसमें क्या होता है, जनक जो होता है, जनक जैसे एक कोशिक यीस्ट, ये यीस्ट है, एक कोशिक कवक है, तो इस जनक की सतह पर, सरफेस पर, आउटर सतह पर एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होती है। केंद्रक का छोटा सा टुकड़ा टूटकर इसमें चला जाता है और कुछ कोशिका द्रव इसके अंदर आ जाता है, साइटोप्लाज्म। ये जो आउटग्रोथ है ये कहलाता है मुकुल। ये क्या कहलाएगा, मुकुल या बड़। अब धीरे धीरे ये मुकुल जो होता है वो जनक की सतह पर ही अपने आकार में वृद्धि करता है। ये वृद्धि करेगा, ये जनक कोशिका है, ये धीरे धीरे वृद्धि करता है और अंततः ये जनक कोशिका से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो ये तो है जनक और ये है संतति, इससे अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी जनक कोशिका की, जनक जीव की बाह्य सतह पर छोटी सी कलिका रूपी रचना होती है जिसको मुकुल या बड़ कहते हैं, जो धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करती है और छोटा एक रूप धारण कर लेती है और उसमें अलग हो जाती है। मुकुलन की विधि एक कोशिक जीव यीस्ट में होती है। ऐसे ही हाइड्रा है, ये जो हाइड्रा है, इस हाइड्रा की ऊपरी सतह पर ये स्पर्शक होते हैं, इसकी सतह पर नीचे की तरफ छोटा सा उभार उत्पन्न होता है और यही उभार आगे चल के थोड़ा एक शिशु हाइड्रा का रूप धारण कर लेता है। तो ये पेरेंट्स हाइड्रा है, ये छोटी बड़ी कलिका बनी, धीरे धीरे इसका आकार बढ़ा और अंततः ये हाइड्रा की जनक हाइड्रा से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये पेरेंट्स और इससे ये अलग होकर छोटा सा हाइड्रा डेवलप हो जाएगा। अब चूंकि इन विधियों में सभी में नए संतान की उत्पत्ति जो हो रही है केवल एक पेरेंट से हो रही है, इसमें अर्थसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, इसमें निषेचन नहीं हो रहा, तो ये सारी की सारी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है, अलैंगिक जनन की विधियां हैं। तो ये मुकुलन विधि है। तो मुकुलन की विधि एक कोशिक और सरल बहुकोशिक जीवों में संपन्न होती है, कुछ में, सभी में नहीं होता है, कुछ में होता है। जैसे यीस्ट एक कोशिक जीव का उदाहरण है, तो हाइड्रा एक बहुकोशिक जीव का उदाहरण है। इसी से मिलता जुलता पांचवा जो पॉइंट है वो आता है अंतः मुकुलन। क्या आएगा, अंतः मुकुलन। ध्यान दो, ये सारे डायग्राम्स और नोट्स मैंने आपको कॉपी में लिखवा पहले दे दिए, नोट्स लिखित में, जिन्हें आप नई कॉपी बनाकर उतार लेंगे और समझाने की दृष्टि से मैं यहां समझा रहा हूं। अभी ध्यान दीजिए आप, पांचवा पॉइंट आता है अंतः मुकुलन। अंतः मुकुलन इसको जेन्यूल कहते हैं, जेन्यूल। ध्यान दो, इस विधि के द्वारा अलैंगिक जनन केवल स्पंज या पॉरीफेरा संघ के प्राणियों में होता है। स्पंज या पॉरीफेरा संघ के प्राणियों में इस विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये पॉरीफेरा संघ के प्राणी हैं, ये इनका शरीर है, इनके पूरे शरीर पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। तो ये शरीर दिखाई दे रहा है आपको। इसके अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ मुकुल बनता है और इस मुकुल में पक्षमाभिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, पक्षमाभिकाएं। ये और इनकी सहायता से ये गति करता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। ये शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो जो मुकुल बना वो शरीर के अंदर बना, पक्षमाभियुक्त बना, गतिशील बना और शरीर के अंदर बढ़कर ये शरीर से अलग होकर बाहर निकलता है। इसलिए इसको अंतः मुकुलन या जेन्यूल कहा जाता है, जो केवल स्पेशल करैक्टर है स्पंज या पॉरीफेरा संघ के प्राणियों का। इसके अलावा कुछ शैवालों में, कुछ कवकों में चल बीजाणु बनते हैं, जूस्पोर्स। चल बीजाणु जो स्पोर जो होते हैं ये एक कोशिक होते हैं, इनकी सतह पर गतिशील करने के लिए पक्षमाभिकाएं पाई जाती है।
ये जनक कोशिका के अंदर बनते हैं, मुक्त केंद्र की विभाजन सामान्य सबस्क्यू विभाजन द्वारा बनते हैं और इसके द्वारा स्पेशली जैसे क्लेमाइडोमोनास, कुछ कवक, इनके अंदर गतिशील बीजाणु बनते हैं और उन्हीं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब कुछ कवक हैं जिनके अंदर एक नया मेथड और बनता है कोनिडिया। कोनिडिया ये कवकों में पाया जाता है, कवक तंतुओं में, कवक तंतुओं में इसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, जैसे पेनिसिलियम कवक, इसमें क्या होता है, ये कवक तंतु जो होते हैं वो ये कवक तंतु ये फैले होते हैं जमीन के समानांतर। इनमें से कुछ कवक तंतु ऊर्ध्व, जमीन से ऊर्ध्व लॉन्गिट्यूडनल 90 डिग्री कोण पर पड़े होते हैं और इनमें ऊपर की तरफ इस प्रकार से एक कोशिक छोटे छोटे टुकड़े होते हैं गोलाकार, इनको कोनिडिया बोलते हैं। ये तला विसारी क्रम में बढ़ते हैं, तला विसारी क्रम में बढ़ेंगे और बहुत बारीक होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, ये इस प्रकार से ही बनते हैं। अंतर्गमन होगा और तला विसारी क्रम में एक कोनिडिया बनेंगे जो हवा के साथ उड़कर दूर दूर तक फैल जाएंगे और किसी अनुकूल सतह पर जाकर ये अंकुरित होकर नया कवक जाल बना लेंगे। तो कुछ कवकों में कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये हमने कुछ विधियां पढ़ी, जैसे दोबारा सुन लीजिए, द्विविखंडन, बहुविखंडन, खंडन, मुकुलन, अंतःमुकुलन, चल बीजाणु और कोनिडिया। अब लास्ट पॉइंट आता है, एक विधि और है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, इसको हम कायिक जनन भी कहते हैं, कायिक जनन। ये जो विधि है ये बहुकोशिक पादपों में होती है, उच्च विकसित पादपों में ये विधि पाई जाती है। उच्च विकसित हायर प्लांट्स में विधि पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे कायिक अंग, पौधे के कायिक जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती से नया पौधा बनने की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाती है। तो ये सारी विधियां मैंने आज आपको पढ़ाई। अगले वीडियो में मैं आपको लैंगिक जनन के विषय में पढ़ाऊंगा। आपको जो नोट्स भेजे मैंने वीडियो बनाकर, जो नोट्स भेजे कॉपी से, उनको आप नई कॉपी बनाकर उतार लें और बाद छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं आपको भेजता रहूंगा, आप उनको समझते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।